हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 20 एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। और साथ में एग्ज़ाम में आपका कैसा अप्रोच होना चाहिए, बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसा अप्रोच होगा, एकदम बिल्कुल ट्रिक के साथ। कैलकुलेशन का हैक भी क्वेश्चन के थ्रू आपको बताया जाएगा। और ऑप्शन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे ऑप्शन हिट करना है और कैलकुलेशन से बिल्कुल बच जाना है। इस वीडियो से आप एग्ज़ाम को एकदम अच्छे से अप्रोच कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि एक कूलर 4500 रुपये में खरीदा गया, 18% का लाभ में बेचा गया, विक्रय मूल्य बताइए। तो एग्जाम में हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही हमने 4500 दिया देखा, तो हमको अपन को यहाँ पर देखना है कि 4500 का मतलब क्या है। 4500 का मतलब है कि ये 9 का मल्टीपल है, 9 गुना 500। तो यानी आंसर मेरा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 5 2 7 7 14 ये नए है, 5 4 9 2 11 ये भी नए है, 5 3 8 और 1 9 ये है, 5 5 10 3 13 ये भी नए है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में हमको जितना कोशिश हो सके कैलकुलेशन से बचना है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। एक संख्या u एक दूसरी संख्या v से 90% कम है और v 5400 से 13% ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम v निकाल लेंगे, क्योंकि v निकालने के बाद ही मेरा क्वेश्चन आगे बनेगा। तो v 5400 से 13% ज़्यादा है, यानी 5400 से 13% ज़्यादा है, यानी 5400 का 113% है ना। तो ये मेरा भी आ गया, भी कितना आया, भी आ गया 54 गुना 13। ठीक है, और u कितना है, u भी से 90% कम है। तो भी से 90% कम है, 90% का मतलब कितना होता है, 90% का मतलब होता है 9/10, यानी 10 से 9 कम है, यानी 10 से यानी 90% कम है। तो 90% कम है, इसका मतलब कितना है, उसका 10% है। अगर कोई संख्या 10% 90% कम है, यानी वो संख्या उसका 10% था, ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 12 मतलब लास्ट यूनिट डिजिट 2 आ रहा और एक पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर मेरा ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 54 है, 54 है ना, 54 है मतलब 9 छक्के 54, यानी ये भी 9 का मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल देख लेंगे, 6 2 8 2 10 ये नए है, 6 2 8 और 1 9 ये है। ठीक है, तो इसी तरह हमको जितना हो सके कैलकुलेशन से बचना है और मिनट मिनट में क्वेश्चन को फोड़ते रहना है। तो इस अटेम्प्ट से ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपका 15 मिनट 10 मिनट तो बच ही जाएगा मैथ सेक्शन में। ठीक है, अगला सवाल। एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 5% लेकिन 5% लाभ पर बेचता है। दुकानदार पर दी जाने वाली प्रतिशत छूट बताइए। तो क्वेश्चन आसान है, तो क्या करें, जीडी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, लेकिन इसको जल्दी करना है। मान लेते हैं कि 125% अधिक अंकित किया, यानी मान लेते हैं कि वो 100 रुपया का सामान था, तो 25% ज़्यादा अंकित करके कितना कर दिया, 125%, 125 रुपया कर दिया। उसमें कुछ छूट दिया, उसमें कुछ छूट दिया, x/100 कर देते हैं, परसेंटेज में हमको निकालना था इसीलिए। उसमें कुछ छूट दिया जिसके कारण उसका प्राइस, उसको कितना फ़ायदा हुआ, 5% का फ़ायदा हुआ। यानी 100 रुपया का सामान था, 5% फ़ायदा हुआ तो कितना हो गया होगा, 105 रुपया। ठीक है, अब इसको जो भी कट रहा काट देंगे। ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 5 21 टाइम्स, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 84%। 84% आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 84% कम दाम में दिया, तो छूट कितना दिया था, छूट कितना दिया होगा, 100 में से 84 घटाएंगे, यानी 16% का वो छूट दिया होगा। ठीक है, तो अगला सवाल। दो रेलगाड़ियां 380 मीटर और 160 मीटर समांतर पटरियों पर क्रमशः 70 और 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उनके पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये क्या बोला, एक दूसरे की ओर, दूसरी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रहा है, ये इस तरफ जा रहा तो ये इस तरफ जा रहा, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस करके कितना देखेंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 3 10 108, 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/18 से,
तो ये कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18 और 12 नवा 160, 2 6 यानी 30 मीटर पर सेकेंड दोनों का प्लस का स्पीड है। अब डिस्टेंस कितना होगा 300, 380 और 160 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 400, 540, 540 डिवाइडेड बाय 30 कितना होगा 18, यानी 18 सेकेंड उसको लगेगा पार होने में। ठीक है, अगला सवाल, करण की एफिशिएंसी विनोद की एफिशिएंसी का 240% है। करण एक काम को 34 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो मान लेते ये करण है, ये विनोद है। करण का एफिशिएंसी विनोद से कितना है 240% है। मान लेते ये 240 है, विनोद का 100 था तो इसका 240 हो गया। अब जो कट रहा काट देंगे, 12 दूना 24, 5 दूना 10। ठीक है, इसका एफिशिएंसी आ गया। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम कितना इफिशियंसी से कर सकता है। यानी मान ले कोई अगर पेड़ काटना है तो करण क्या कर रहा है, करण एक दिन में 12 पेड़ काट रहा और विनोद एक दिन में 5 पेड़ काट पा रहा, तो इसीलिए इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब हमसे क्या क्वेश्चन बोला है कि 34 दिन में करण पेड़ को काट सकता है, यानी करण मतलब करण क्या कर रहा है कि 12 पेड़ काट रहा है एक दिन में और 34 दिन तक काट रहा है। ठीक है, तो ये इससे पता चल गया कि कितना पेड़ हम लोग को काटना है। उसके बाद बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। अब दोनों को मिला दीजिए, 12 और 5 17, 17 दिन में दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा 24 दिन में वो काम को कर लेगा। ठीक है, अगला सवाल, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है, तो जो भी निकालना रहता है फ्रैक्शन में, जब निकालना रहता है तो जो भी निकालना है ऊपर वाले का वही निकाल लेते हैं और नीचे वाले का उसका उल्टा, यानी इसका LCM निकलेगा और इसका HCF निकलेगा। ठीक है, तो HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन देख लेंगे ना, 4 में कुछ 4, 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक सब में कॉमन है। और LCM का मतलब क्या होता है कि वो नंबर तीनों से कटना चाहिए। अब यहाँ पर एक देखिए, एक जिसमें है ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये दोनों हो सकता था, लेकिन अब नीचे क्या बोला, नीचे LCM का मतलब क्या होता है कि वो नंबर तीनों में होना चाहिए, वो तीनों नंबर उससे कटना चाहिए। तो 5 से भी कट जाएगा 30, 10 से भी, 15 से भी कट जाएगा। ऐसे ये छोटा नंबर है तो आप इसका सीधा निकाल लीजिए, 15 10 का 30 होगा, 1/30। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होता जैसे कि 1/270, 1/320 और 27/8 340, ऐसा कोई नंबर होता तो हम देख लेते कि जो भी नंबर है वो 32 यानी 8 इसमें है, तो 8 का डिविजिबल है कि नहीं, तो वैसे ही चेक कर लेते। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हमको जो भी हीला अपनाना पड़े हम उसको करेंगे। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याएं 6:17 के अनुपात में है और संख्याओं का योग 92 है, तो बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, 17 दोनों संख्याओं का योग 92 है। ठीक है, तो 92 क्या है, संख्याओं का योग है, 17 3 20 3 23, 23 जो कि 92, यानी वो 4 का मल्टीपल होगा। ना ये है 4 का, ना ये है 4 का, ना ये है सिर्फ 4 का। ठीक है, अगला सवाल, अगर इसका औसत, इस सब का औसत कितना है 28 है, तो C और D का औसत कितना होगा। ठीक है, तो औसत मतलब कि हम पहले इसका निकाल लेते, कितना नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 28 गुना 6, 8 6 48 के 8 मेरा 4, 6 गुना 12 4 16, 168 हो जाएगा सब का सम। लेकिन ये सब में C और D मिसिंग है, लेकिन ये सब तो मौजूद है। इसका सम अगर निकाल ले, 6 2 8 7 15 3 18 के 8 हाथ में रहा 1 2 4 6 8 और 1 9, 98। ठीक है, तो 168 में अगर हम 98 घटा दें तो ये C और D का सम निकल जाएगा, 9 7 16 70, और C और D 2 यूनिट है और 2 यूनिट का एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो 35 मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी 70 आ रहा था, ये 7 का मल्टीपल था, तो देख लेते ना ये 7 से कट रहा, ना ये कट रहा, ना ये कट रहा, यही कट रहा, तो ये ऐसे भी आप कर सकते थे। तो कैलकुलेशन से बार बार बोल रहे कि कैलकुलेशन से बचिए, कैलकुलेशन ही टाइम खाता है। ठीक है, अगला सवाल, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, एक और आसान सवाल,
16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 18 के सेलिंग प्राइस का। तो हम रेशियो निकाल देंगे, यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगा और ये 16 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो निकाले तो 8 दूना 16, 9 दूना 18। यानी कोई चीज़ 8 में खरीद के, मतलब कि सॉरी कोई चीज़ अगर 9 में खरीद के 8 में बेच रहे तो 1 का नुकसान हो रहा 9 पे, और 1/9 तो हम लोग जानते हैं 11.11 होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो इसको यहाँ 100 लिख दीजिए, 9 11 9 99 99, एक बचा फिर से 100 आ जाएगा, उसी तरह 11 चलते जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है, तो 22 मेजों का मूल्य इतना है, तो 50 कुर्सी का मूल्य हमको बताना है। तो ये पहला इक्वेशन जो है ये अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पर मेरा कंप्लीट डाटा दिया हुआ है। 22 मेज का मूल्य इतना है, तो एक मेज का मूल्य हम निकाल लेंगे 10648 डिवाइडेड बाई 22। अब देख लेते हैं, ये 11 से कट रहा है, 11 9 99 99, 7 74, 11 6 66, 11 8 88, 2 से कटेगा 2, 2 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8, 484। यानी एक मेज का मूल्य मेरा कितना आ गया 484। ठीक है, अब 484 को याद रखना है, ये 22 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो 22 का मल्टीपल होता है ये। उसके बाद 25 कुर्सी, यानी 25 कुर्सी का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से, 20 मेज के मूल्य का 20 मेज, यानी 20 मेज के मूल्य का कितना है 80% अधिक है। 20 मेज के मूल्य से 80% अधिक है, 80% अधिक है। 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5। हम लोग जानते हैं 80% कितना होता है 4/5, यानी 5 से 4 ज़्यादा है, यानी 9/5 है। ठीक है, तो 5 चौके 20। अब हमको क्या बोला है कि 50 कुर्सी का मूल्य निकालना है, तो के अगर देखें यहाँ 25 कुर्सी का दाम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको 2 से अगर गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा 50 कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा। 50 कुर्सी का मूल्य कितना होगा, अब हमको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना, मेज का मूल्य कितना आया था 484, और 484 किसका मल्टीपल है 11 का, तो सिर्फ हम 11 का मल्टीपल अगर चेक कर पाएँ, और ये 9 का भी मल्टीपल है, तो 9 का पहले मल्टीपल देख लेते हैं। 8 8 16, 4 20, 4 24, 3 27, ये है 9 का मल्टीपल। लेकिन ये 11 का मल्टीपल है, 4 3 7, 8 7 15, 8 4 12, ये नए है, ये नए होगा। 8 8 16, 16 8 3 24, 24 4 28 29 30 31, ये तो 9 का मल्टीपल ही नए है। यहाँ पर देखिए 8 4 4 8, 8 8 16, 8 3 24, 3 27, ये मल्टीपल है 9 का। और 11 का देखिए 8 3 11, 11 8 19 और 4 4 8, 19 माइनस 8 11, ये 11 और 9 दोनों का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर चौथा ऑप्शन आप चेक करना चाहें तो 8 3 24, 3 27, 27 और 4, ये तो 9 का ही मल्टीपल है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन का भरपूर यूज कीजिए जितना कर सकते हैं, और क्वेश्चन को फटाफट उड़ाते जाइए, उतना टाइम नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो यहाँ पर दिया हुआ, सबसे पहले हम ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 22 दूना 44, और ये कितना होता है 22 छके होता है शायद, 11 22 छके कितना होता है 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, ठीक है 22 छके ही होता है, 22 छके, और 23 दूना 69, 23 तिया 69, तो ये कितना हो गया 3 दूना 6 6। ये पहला, ये पूरा में, ये पूरा का वैल्यू कितना आया, पूरा का वैल्यू आया 1 1 माइनस 196, इसका 14 14 दूना 28, 2 2 18, 2 कितना हो गया 2 9 दूना 18 और 6 नहीं 8 दूना 16 98, 49 दूना 98, यानी इस पूरे का वैल्यू कितना आया 2 आया, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 4 7 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल है, यानी कि ना ये इक्विलेटरल है ना फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्केलेन ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एस रूट अंडर एस, एस माइनस ए, ये भी आप लोग जानते होंगे, हेरोन्स फार्मूला है, एस माइनस बी जो कि ये साइड है, और एस माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला।
तो यहाँ पर हम ये सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर इस मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर का आधा कर दीजिए। तो 5 4 9 7 16, 16 पेरीमीटर आ गया 16, 16 का आधा 8, तो एस कितना हो गया 8। ठीक है, एस कितना हो गया 8, और 8 में से ए घटाएंगे, ए कितना है 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, उसकी एस में से फिर बी घटाएंगे, बी कितना है 4, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और सी कितना है 7, 8 में से 7 घटाएंगे 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 चौके 32, 32, 32 गुना 8, तो ये कितना हो जाएगा 8, सॉरी 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 यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गया, 4 तिया 12, पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं ये कितना है 4, ये 4 दूना 8 है, और ये 3 गुना 4 है, तो 4 से 4 निकल जाएगा बाहर, और √6 बच जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, मफीस ने एक रेसिपी, आटे और चीनी का अनुपात इतना था, चीनी और मक्खन का अनुपात कितना था, तो आटे और मक्खन का अनुपात निकालना है। इतना आसान आसान सवाल आ रहा है, इसीलिए तो जीडी में कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा भाई, और कोई इसका रीज़न नहीं है कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने का, ये सिर्फ आसान क्वेश्चन की वजह से हो रहा है। क्या है, आटा और चीनी का रेशियो कितना 3:2, और चीनी और मक्खन का है 4:3। देखिए ये 4 है, ये 2 है, इसको भी 4 बना दीजिए। 4 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना होगा, तो ये भी 2 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 6 4 और 6 4 और 3। तो हमसे पूछा है रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात, यानी आटे और मक्खन का अनुपात 6:3 या फिर 2:1। ठीक है, अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो सिंप्लीफिकेशन में देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 में से 4 घटेगा कितना आएगा 3, 3/2, 3/2 गुना यहाँ पर 2 है प्लस 10, ये 2 से 2 घट जाएगा, 10 3 13। ठीक है, अगला सवाल, एक गेंदबाज शुरुआत के 14 मैचों में 12 विकेट लेता है और 28 मैच में फिर 12 विकेट लेता है, 28 मैच में औसत उसका 12 विकेट का है, तो 14 मैच में वो कितना विकेट औसत लेगा। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन ये एग्जाम में मिले तो पहले तो आपको इसको छोड़ देना है, सेकंड दूसरा बार में इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। और ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये एलिगेशन से भी बन सकता है। मेरे पास टोटल कितना मैच है 28 मैच है, तो 28 मैच का औसत कितना है 12, टोटल का औसत यहाँ पर बीच में लिखना होता है। और क्या बोला है कि 14 मैच का औसत कितना है 12, तो कितना है 12 औसत है कितना मैच का 14 मैच का, तो अगला 14 मैच का औसत कितना होगा, ये 14 मैच का औसत है। ठीक है, और टोटल 28 मैच खेला गया, तो बचेगा कितना 14 मैच, तो यहाँ पर कितना रेशियो आ रहा 1:1, तो यहाँ पर भी 1:1 का रेशियो होना चाहिए, यहाँ पर भी 12 आएगा। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, जो कि मैक्सिमम लोगों को तो समझने आया होगा, तो इसका एक और आसानी से बन जाएगा कि उसने कितना मैच खेला 28 मैच, 28 मैच में कितना विकेट लिया 12 विकेट, 28 मैच का औसत 12 है, तो कितना विकेट हो गया टोटल 28 गुना 12। अब क्या किया कि 14 मैच में 12 विकेट लिया, और प्लस क्या हुआ अगला 14 मैच में वो कितना विकेट लेगा, यही निकालना है। तो 28 गुना 12 में 14 गुना 12 घटा देंगे, तो कितना 12 कॉमन लेंगे, 28 माइनस 14 14, तो 12 गुना 14 बचेगा, यहाँ 14 गुना x हो जाएगा। ठीक है, 14 से 14 घट जाएगा तो x कितना आ जाएगा 12, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये शुरू में मिले क्वेश्चन तो इसको छोड़ के आगे बढ़ना है, और सेकंड बार में इसको सॉल्व करना है। अगर इसी को सॉल्व करने के चक्कर में फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपये है, विक्रय मूल्य रुपये है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं 1020 रुपये का सामान है, उसमें कितना छूट दें जो उसका प्राइस कितना हो जाए 703.8 हो जाए। तो x का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ ये जीरो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा बाय 102, इतना होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करें 102 छके 600 कितना हो जाएगा, 7 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में 612, तो कितना हो जाएगा 6 बार में 612, और 612 8 20 620 80 700 और 3 यानी 8 3 11 के एक हाथ में रहेगा, 8 1 9 918, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 टाइम्स 918 होगा, यानी 60
ये सॉरी 69 हो जाएगा, ठीक है। तो 69% छूट पर दे रहा, 69% में दे रहा, तो कितना छूट में देता होगा? 31%, क्योंकि 100 माइनस 69 घटाएंगे तो 31 आएगा, ठीक है। अगला सवाल, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81% है, वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज दर हमको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी धनराशि जो है, धनराशि साधारण ब्याज उसकी धनराशि का 64/81 है, धनराशि का 64/81 कितना हो गया? उसका इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट और उसमें रेशियो, मान लीजिए डी यहाँ नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट बाई, मतलब जो मूलधन है, धनराशि है, वो कितना हो गया? ऐसे ये हट जाएगा 64/81, यानी 81 रुपया का सामान में हमको 64 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा, ठीक है। तो इसी पर हम अब बैठा लेंगे, यानी 81 रुपये का सामान में, अब मेरे पास वर्षों की संख्या और दोनों बराबर है, तो कुछ भी मान लेते आर मान लेते दोनों को, और बाई 100, और कितना हमको ब्याज मिल रहा है? 64 रुपया, तो 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 81 यहाँ आएगा और ये 100 यहाँ पर आएगा, और ये आर है तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 64 बटे, तो आर कितना होगा? 8 8 64, 9 9 81, और 100 के लिए 10, तो 9 8 72, फिर 8 बचेगा, फिर 8, फिर 8, ठीक है। तो 8.88 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज जितना है, समान अवधि समान समय पर कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे, 1120 रुपया, ये मेरा 2 साल का 8% के हिसाब से, यानी 8 दूना 16, ये 16% का वैल्यू है, ये 16% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू हमको निकालना है। तो कितना होगा? 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 56 दूना 112 और 8 सती 56, यानी 7,000 रुपया मेरे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। अब हमको 7,000 रुपये का कितना निकालना है? 8% के हिसाब से 2 साल का निकालना है, तो इसका 8% का सक्सेसिव कितना होगा? 8 + 8 + 8 8 64, 8 गुना 8 बाई 100 कितना हो जाएगा? 16.64 ये होगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, अब कितना होगा? 7 चौके 28 के 8 हाथ में रहा 2, 7 छक्के 8 हाथ में रहा 2, 7 छक्के 42, 43 44, यानी 4.8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट 48 होना चाहिए, तो 48 इसी में है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से m से के मान से ये 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। 9 का विभाज्य का सबको पता है कि सबका जोड़ 9 होना चाहिए, तो 7 7 7 7 14 5 19 19 19 और 4 कितना होगा? 23, 23 में क्या जोड़े जो 9 का डिविजिबल हो जाए? 23 7 29, 23 में से 23 का सामने का कौन है? 27 है 9 का डिविजिबल, तो इसमें 4 ऐड करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। अगला सवाल, प्रीति अकेले काम को 30 दिन में कर सकती है, पायल अकेले उसको 90 दिन में कर सकती है। पायल ने अकेले 18 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़ दिया, प्रीति अकेले कितना दिन में काम कर पाएगी, ठीक है। तो क्या है, प्रीति कितना दिन में काम कर पा रही है? 30 दिन में, और पायल कितना दिन में कर पा रही है? 90 दिन में। तो दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 30 तिया 90 और 30 तिया 90, 90 कम 90, यानी प्रीति एक दिन में 3 सूट सीती है और पायल एक दिन में एक ही सूट सी पाती है। अब क्या बोला है कि पायल ने शुरुआत के 18 दिनों तक काम किया, यानी पायल कौन है? पायल, ये पायल है, 18 दिनों तक काम किया, यानी 18 सूट सिला गया, 18 दिन तक एक एक सूट सी, 18 सूट सिला गया, बचा कितना? 90 में से 18 घटा देंगे, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 72 सूट बचा हुआ है, ठीक है। 72 सूट को किसको सीना है? 72 सूट कौन सिएगी? तो प्रीति अकेले शेष काम को कितना दिन में करेगी? अब प्रीति को करना है, प्रीति एक दिन में 3 सूट सीती है, तो 72 सूट को सीने में उसको 24 डेज लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कहीं पर कोई गलती हुआ है भाई, तो देख के कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो में ध्यान रखेंगे।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।